जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक और मेंबरशिप लेने का लिंक, दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर आप मेंबर बन सकते हैं या फिर आप दोनों ही बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इसराइल अपने यहां उन अखबारों को एडवर्टाइजमेंट देना बंद करने पर विचार कर रहा है जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मुताबिक खबर और आर्टिकल्स नहीं छाप रहे हैं। दोस्तों, इसको सुनते ही फौरन भारत के मीडिया के मामले का ख्याल आना लाजमी ही है। भारत के लोगों को अपने मीडिया का एहसानमंद होना चाहिए कि आज के दौर में भी टीवी चैनल्स खैनी से सस्ते और अखबार गुटके से कम दाम पर अवेलेबल हैं। अक्सर कूपन वगैरह भी मिल जाते हैं, कभी कभी बाल्टी, मग और ट्रैक सूट भी मिल जाता है जिसकी कीमत अखबार या मैगजीन से ज्यादा होती है। मीडिया से एक खास आइडियोलॉजी वाली और कंटेम्पररी खबरें तो मिलती ही हैं। टीवी के टॉमी चैनल्स पर चल रहा खबरों का तमाशा एंटरटेनमेंट भी देता रहता है। अलमारी पर या खाना खाते वक्त बिछाने के अलावा अखबार में सामान वगैरह भी लपेटा जा सकता है। पूरी कचौड़ी के तेल सोखने के लिए होशियार लोग अखबार का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद भी बचे हुए अखबार को कबाड़ी में बेचकर कुछ नकदी भी मिल जाती है। दोस्तों, मीडिया की कमाई का बड़ा हिस्सा सरकारी और कॉरपोरेट के तरफ से मिल रहे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। एक अखबार छापने में 20 या 30 रुपए का खर्च आता है और अखबार पढ़ने वाले लोग जो देते हैं वो तो हॉकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही पूरा नहीं पड़ता है। यही हाल चैनलों का है। आपके प्यारे एंकर और एंकरानियों के लाखों की सैलरी डीटीएच को दिए गए 5-10 रुपए से जमा नहीं होती है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर तो वो भी नहीं देना होता है। लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्री का मीडिया ऐसा लिख देता है, वैसा बोल देता है, पर हकीकत ये है कि कभी कभी उनके अखबारों के दाम भी देखने चाहिए। वो एक कहावत है ना कि रस्ते का माल सस्ते में। खैर, बात खबरों की दुनिया की हो रही है तो आपको बता दूं कि ब्रिटिश प्रोपेगेंडा मशीनरी बीबीसी से जुड़े 8 पत्रकारों ने एक लंबे लेटर में बीबीसी पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ बायस डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब पक्षपात करने का और डबल स्टैंडर्ड्स बरतने का इल्जाम लगाया है। खैर, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता दूं कि भारत की टॉमी समेत इस्राएली सपोर्टर मुल्कों की कुछ मीडिया ने खबरें चलाई थी कि हमास ने औरतों और बच्चों का अपहरण कर लिया। तो अब उन सबको यह भी बताना चाहिए कि इसराइल फिर कहां से फिलिस्तीनी बच्चों और औरतों को रिहा कर रहा है। वहां 3 गुनी ज्यादा तादाद में मीडिया को इसराइल का अपहरण नहीं दिखा। खुद सोचिए, कौन है बड़ा आतंकवादी। खैर दोस्तों, अब एक और अहम सियासी उलटफेर को जान लीजिए। इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में इसराइल की एक और कार्गो शिप पर ड्रोन हमले की रिपोर्टें हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी ने अमेरिकी ऑफिसर्स के हवाले से बताया है कि इसराइल के कार्गो शिप पर हिंद महासागर में ड्रोन से हमला हुआ है। अमेरिकी ऑफिसर्स ने दावा किया है कि इसके पीछे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड हो सकते हैं। एएफपी से बात करते हुए अमेरिकी ऑफिसर ने कहा है कि हम हिंद महासागर में एक नागरिक मोटर व्हीकल पर
IRGC की तरफ से दागे गए शाहिद 136 UAV की रिपोर्टों से अवेयर है। इस अमेरिकन ऑफिसर के मुताबिक इस हमले में जहाज को काफी नुकसान हुआ है, पर कोई जख्मी नहीं हुआ है। इससे एक हफ्ता पहले ही ईरान सपोर्टेड हूती ग्रुप ने रेड सी में इसराइल से जुड़े एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह से जुड़े मीडिया चैनल अल मायदीन ने भी हिंद महासागर में इसराइल से जुड़े जहाज पर ड्रोन से हमला होने की रिपोर्ट को प्रायोरिटी से पब्लिश किया है। हालांकि चैनल ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया है कि इस जहाज पर कैसे हमला हुआ या यह हमला किसने किया है। हाल ही में यमन में हूती ग्रुप के स्पोक्सपर्सन ने ऐलान किया था कि इसराइल या इसराइली कंपनियों से जुड़े सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हूती ग्रुप ने कहा था कि इसराइल के झंडे के साथ दिखने वाली किसी भी जहाज को फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में निशाना बनाया जाएगा। खैर, अब तो पूरी दुनिया को ही पता है कि हमास को ईरान का पूरा सपोर्ट हासिल है और हमास ने जो इसराइल के खिलाफ सक्सेस अचीव किया है, उसने इंटरनेशनल सियासी इक्वेशन में काफी बड़ा उलटफेर कर दिया है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के सचिव संडे को ईरान पहुंचे हैं। इसराइल और हमास में जंग के चलते मिडिल ईस्ट में बने तनाव वाले हालातों के बीच भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ईरान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ईरान के सियासी मामलों के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक 18वीं इंडियन ईरान फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन यानी FOC के तहत हुई है। कहा जा रहा है कि वैसे तो ये एक नॉर्मल बैठक थी, लेकिन इसमें काफी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि इस बैठक में अफगानिस्तान और गजा में बने हालातों पर डिस्कशन के अलावा दोनों मुल्क यानी भारत और ईरान के रिश्तों को रिव्यू भी किया गया है और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि चाबहार बंदरगाह पर भी बात हुई है। दोस्तों, चाबहार बंदरगाह पर बात होना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये भारत, ईरान और रूस तीनों के बीच एक समझौते के लिए काफी अहम है। ये बंदरगाह उस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के लिए अहम पॉइंट है, जिसके तहत इसे सेंट्रल एशिया और रूस तक रेल ट्रैक से जोड़ा जाना है। मगर इस पूरे प्रोजेक्ट के फ्यूचर पर उस वक्त सवाल उठने लगे थे जब हाल ही में दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में एक नया ट्रेड रूट बनाने पर सहमति बनी थी। इस नए ट्रेड रूट को इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर नाम दिया गया है। इसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल और ग्रीस शामिल हैं। इस कॉरिडोर पर एग्रीमेंट बनाने में अमेरिका का अहम रोल था। ऐसा माना जा रहा था कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद ईरान में चाबहार पोर्ट की बहुत अहमियत नहीं रह जाएगी। इसे ईरान की अनदेखी के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन अब हमास और इसराइल की जंग से चीजें अचानक से बदल गई हैं और इसीलिए भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा ईरान पहुंचे हुए हैं। दरअसल जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल कारोबार के मसले अलग ही होते हैं। जो होता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वही होता है। दोस्तों, इसी मसले से जुड़ा एक और मजेदार सियासी उलटफेर समझ लें। दरअसल रूस यूक्रेन लड़ाई के बाद जर्मनी ने दूसरे वेस्टर्न मुल्कों के साथ रूस पर फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिया था। इस पाबंदी का एक मतलब यह था कि जर्मनी अपने यहां से चीजें रूस को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, किंतु परंतु लेकिन अचानक से किर्गिस्तान को जर्मनी का एक्सपोर्ट बेतहाशा बढ़ गया है। अब ऐसा तो नहीं कोई चमत्कार हुआ है कि किर्गिस्तान वाले इतने अमीर हो गए हों कि सब BMW खरीदने लगे। मतलब ये सब एक्सपोर्ट असल में रूस जा रहा है। मजेदार यह भी है कि पाबंदियों के बावजूद यूरोप पहले से ज्यादा क्वांटिटी में रूसी तेल और गैस खरीद रहा है। यह सब ज्यादातर दूसरे देशों के जरिए हो रहा है। इसीलिए मैंने ऊपर ही कहा था कि जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल बिजनेस के मसले अलग ही होते हैं। जो होता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वही होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/drarshi खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz_khan। और आप इसके मेंबर भी बन सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं।